हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका सीएस परिधि सिंह क्लासेस में। आज जो हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नोन एज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और आज हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस अगर आप पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को टाइमली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिलती है जैसे ही हमारा नया कोई वीडियोस अपडेट होता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए। यहां काफी सारे रिवीजन भी कर पाओगे, काफी लॉट मोर फ्री वीडियोस यहां पर शेयर हो रहे हैं। दैट मीन्स हम वीडियोस फ्री करके नहीं दे रहे, लेकिन स्टिल हम इतना कंटेंट बच्चों को दे रहे हैं जिससे काफी कुछ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप घर बैठे भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप फुल फ्लैश वीडियोस पाना चाहते हैं, अगर फुल फ्लैश वीडियोस रिसीव करना चाहते हैं, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर आपको फुल फ्लैश क्लासेस भी अवेलेबल है। जो स्क्रीन पर आपके नंबर्स आ रहे हैं उन पर्टिकुलर नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप करके आप वीडियोस को रिसीव कर सकते हो। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की बात करने वाले हैं। यहां पर हम चलेंगे कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, एक लीडिंग फंक्शन है ना अदर फंक्शन। जब मैं लीडिंग फंक्शंस की बात करता हूं तो वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो मेन फंक्शंस होते हैं, मेजर फंक्शंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक बना तो ऐसे ही फंक्शंस के लिए बना। जब हम कुछ अदर फंक्शंस की बात करेंगे तो हालांकि ये सारे फंक्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये हमारे लीडिंग फंक्शंस नहीं बोले जा सकते। इन सारे एस्पेक्ट को भी कहीं ना कहीं टाइम पर सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं, पिछले टॉपिक में बात कर चुके हैं, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जो कहीं ना कहीं मॉनेटरी एस्पेक्ट को गवर्न करता है। हमारे अगर इंडिया के सेंट्रल बैंक की मैं बात करूं तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहेगा। मैंने आपसे बोला भी था कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक रहेगा, और ये फर्स्ट जो हमारा नेशनल बैंक है, दैट मीन सेंट्रल बैंक है, इसका जो एग्जिस्टेंस रहा वो एग्जिस्टेंस रहा 1935 से। तो आज इसी से कनेक्टेड हम कुछ लीडिंग फंक्शंस की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला लीडिंग फंक्शन है हमारा इश्यू ऑफ नोट्स। दैट मीन सेंट्रल बैंक के पास एक राइट होता है कि वो एक प्राइमरी फंक्शन के तौर पर नोट इश्यू कर देता है। तो हमने यह बात करा, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। नोट इश्यू करना एक सेंट्रल बैंक का कैसा फंक्शन रहेगा? एक प्राइमरी फंक्शन रहेगा। दैट मीन्स हम मेजर फंक्शन की बात करें, लीडिंग फंक्शन की बात करें, तो वो नोट इश्यू करना एक लीडिंग फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। सेंट्रल बैंक इज गिवन द मोनोपोली ऑफ इश्यू नोट्स। ये हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि नोट इश्यू करने की मोनोपोली किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास होती है। बात क्लियर? दैट मीन्स हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही, अगर हम अपने सेंट्रल बैंक की बात करें, वो नोट इश्यू कर सकता है। ऐसे नहीं है कि अगर हमने नोट इश्यू करने, मैंने अपना नोट बनाना चालू कर दिया, आपने अपना नोट बनाना चालू कर दिया, पता चल रहा है कि वहां पर समझ ही नहीं आएगा कौन सा किसका नोट है। तो नोट इश्यू करने की सारी मोनोपोली किसके पास है? सेंट्रल बैंक के। दूसरा इन्होंने बोला, इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड दैट द गोल्ड बैकिंग ऑफ नोट इश्यू मस्ट नॉट फॉल बिलो अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। इन्होंने बोला कि जब हम सेंट्रल बैंक की प्रैक्टिस की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक के द्वारा नोट इश्यू करने की बात करते हैं, तो एक कंसेप्ट रखा जाता है कि सर नोट इश्यू करते टाइम पे गोल्ड बैकिंग रखना पड़ेगा। मतलब जब आप नोट नए प्रिंट करना चाहते हैं तो हमारे पास उतनी वैल्यूज के या उसकी कुछ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू के गोल्ड होने चाहिए, तभी हम उतने नोट इश्यू कर सकते हैं। हम ऐसे ही करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा करेंसी प्रिंट करने से भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और लॉट मोर इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा भी सर्कमस्टांस आ सकता है कि आप बोरा भर के नोट लेके जा रहे हैं और सामान इतना सा लेके आ रहे हैं। तो ये कंडीशन कितनी खतरनाक होगी। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए इन्होंने बोला कि सेंट्रल बैंक जो नोट इश्यू करेगी वो लिमिटेड क्वांटम में नोट इश्यू करेगी। बच्चे कह रहे हैं सर ये बात समझ नहीं आई कि ज्यादा नोट इश्यू होने से आप बोरा भर के नोट कैसे लेके जाओगे, ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ। मैंने कहा बेटा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पेन नहीं है, ये जादुई पेन है। बच्चे कह रहे हैं सर जादुई पेन क्या होता है? मैंने कहा बेटा जब आपको एग्जाम देना होता है तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता, बस ये पेन लेना है, और ये पेन ऐसा है कि अपने आप ही लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे एग्जामिनेशन आएगा, क्वेश्चन पेपर आपकी आंखें देखेंगे और ये पेन पागल हो जाएगा, पागलों की तरह ये लिखना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स ये इतना इंपोर्टेंट, इतना अच्छा पेन आप पढ़ोगे भी नहीं, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस पेन को मैं सेल करना चाहता हूं, ठीक बात है। और मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं कि बेटा ये पेन आपने खरीदना है, क्या आप तैयार हो इस पेन को खरीदने के लिए? बच्चे कह रहे हैं हां सर तैयार है। पर बच्चे कह रहे हैं सर पॉकेट में पैसे नहीं। मैंने कहा एज्यूम कर लो कि आपकी पॉकेट में 10-10 लाख रुपए रखे हुए हैं।
मैंने इस पेन की जो कीमत लगाई, मैंने इस पेन की जो ओवरऑल कीमत लगाई, आपसे बोला कि ये पेन जो आपको मिलेगा वो कितने में मिलेगा, वो 10,000 रुपए में मिलेगा। इसका बेसिक प्राइसिंग जो स्टार्ट होगा 10,000 से लगेगा। इसकी बोली लगाई जा रही है, जो 10,000 रुपए देगा पेन उसका हो जाएगा, और जो इससे ज्यादा बोली लगाएगा और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसका ये पेन हो जाएगा। बोली स्टार्ट होती है बेटा, बिडिंग स्टार्ट होती है या 10,000 रुपए से। जैसे ही मैंने 10,000 बोला तो पहला बच्चा बोला सब 20,000, दूसरे ने बोला 30,000, क्योंकि सबको मालूम है दुनिया जहां का सबसे बड़ा एग्जाम भी इससे क्रैक हो सकता है, क्योंकि ये पेन नहीं जादुई पेन है, अपने आप लिखता है। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ने बोली लगाना स्टार्ट कर दिया और बच्चे बोली लगाते जा रहे हैं। पेन दौड़ा जा रहा है, आप देखो पेन रुक नहीं रहा है, भाग रहा है पेन, बोल रहा है कि 10,000 में नहीं जाऊंगा। तो उधर बोली बढ़ना स्टार्ट हो गई, तो बोली हो जाती 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, बोली पहुंची 4 लाख पे। इतने में एक बच्चा खड़ा हुआ जो अव्वल दर्जे का नालायक बच्चा था, जिसे पढ़ना तो था ही नहीं। उसने कहा 10 के 10 लाख कुर्बान कर दूंगा, बट ये पेन नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस पेन के बाद मैं टॉपर कहलाऊंगा। तो उस बच्चे ने 10 लाख की बोली लगा दी। मैं आपसे बोल रहा हूं 10 लाख की बोली लग चुकी है। ये पेन मोहन का हो चुका है, पेन ये मोहन का हो चुका है। बेटा कोई मोहन हो तो मुझसे झगड़ा मत करना, एज्यूम कर रहे हैं, पेन ये मोहन का होने जा रहा है। और किसी के पास कोई पैसे, अब एक बात बताओ, जब आपकी पॉकेट में पैसे ही नहीं है तो आप क्या इसके प्राइस बढ़ाओगे? इसके प्राइस कहां तक बढ़े? बच्चे कह रहे हैं सर इसके प्राइस वहां तक बढ़े जितना हमारी पॉकेट में पैसा था। जब हमारी पॉकेट में पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या प्राइस बढ़ा पाएंगे? तो गुड्स और कमोडिटीज के प्राइस तभी बढ़ते हैं जब हमारी पॉकेट में पैसा होता है, और नहीं होता तो प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बात आपको समझाना चाहता हूं बेटा, अगर आरबीआई ने ज्यादा नोट इशू कर दिए और हर एक पर्सन के पास कमरे भर भर के नोट्स हैं, तो जो ऐसे आइटम्स होते हैं जहां पर कंपटीशन वाली बात आ जाती है कि मुझे ये वाला आइटम परचेज करना है या मुझे परचेज करना है, उस दौरान वहां पर बिडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, प्राइस हाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और प्राइस इतने हाई हो जाएंगे कि बहुत सारे नोट लेके जाने पड़ेंगे और कमोडिटी बहुत कम मिलेंगी। तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जब जब सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक पर एक कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाए कि वो ज्यादा नोट इशू ना करे। दूसरा एक रीजन और होता है कि कल को, क्योंकि नोट पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसी प्रॉमिस की जाती है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, पॉकेट से नोट निकाल के आप देख सकते हो बेटा। मतलब रिजर्व बैंक का गवर्नर वहां साइन करता है, बोलता है कि भाई साहब अगर आपको मेरे नोट पे कभी ट्रस्ट ना हो, अगर मेरे नोट से आपको इशू हो रहा है तो आप मेरा नोट वापस करना, मैं आपको इतने नोट की इक्विवेलेंट वैल्यू आपको दूंगा। और ऐसे बहुत सारे पर्सन अगर आरबीआई के पास पहुंच गए, या डिफरेंट कंट्रीज के पास हमारे नोट्स हैं, वो हमारे सारे कागज के टुकड़े लेकर के हमारे पास पहुंच गए, ये लो अपने कागज के टुकड़े, हमें नहीं चाहिए, हमें तो इसके बदले वैल्यू दो क्योंकि आपने इसमें लिखा है और साइन किया है। तो आरबीआई क्या देगा? तो गोल्ड बैकिंग से फिर ऐसे क्लेम्स को पे किया जा सकता है। इसलिए इनका कहना है कि जब जब आरबीआई की बात करेंगे, वो नोट इश्यू करेगी तो उसके पीछे एक सर्टेन परसेंटेज में गोल्ड बैकिंग होनी चाहिए। सम टाइम वो 50% हो सकती है, या डिफरेंट टाइम पर गवर्नमेंट जो डिसाइड करे वो वैल्यूज हो सकती है। क्योंकि हम सेंट्रल बैंक की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज के अपने अपने अलग सिनेरियो होते हैं, तो वहां पर गोल्ड बैकिंग होगा। मतलब जब जब आप नोट प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट आप गोल्ड रखोगे। मैंने यह बात किया, इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड दैट द गोल्ड बैकिंग ऑफ नोट इशू मस्ट नॉट फॉल बिलो अ प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज। जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया उससे नीचे नहीं आना चाहिए। द नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स, मैंने क्या बोला? द नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स फॉर बैकिंग द नोट इशू बट टू बी गोल्ड बुलियन एंड कॉइन्स। एक होता है इनकम यील्डिंग एसेट्स, जैसे हमने किसी के शेयर परचेज कर लिए, हमने किसी के डिवेंचर परचेज कर लिए, तो वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, हमें डिविडेंड देगी, वो कंपनी वर्कआउट करेगी, प्रॉफिट कमाएगी, हमें इंटरेस्ट के तौर पर पे करेगी। ये भी एक एसेट्स है। हम गोल्ड रख सकते हैं, हम डिवेंचर रख सकते हैं, लेकिन ये कैसी एसेट्स है? इनकम यील्डिंग एसेट्स है। गोल्ड और बुलियंस की अगर हम बात करें, कॉइन्स की अगर हम बात करें, तो बेसिक तौर पर ये कोई वैल्यू जनरेट नहीं करते, ये कहीं हमने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बस परचेज कर लिया है। हालांकि देखो अपारेंटली देखा जाए तो गोल्ड के प्राइस भी बढ़ते हैं, और जब गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी एक इनकम जनरेट हो रहा है। बट इन्होंने बोला कि हम इसे एक तरीके से नॉन इनकम यील्डिंग, ये डायरेक्ट इनकम जनरेट नहीं करता। जैसे कि आपका डिवेंचर परचेज किया तो उस पर सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम जनरेट हो रहा है, शेयर्स पर डिविडेंड मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन गोल्ड की बात करेंगे तो बेसिक तौर पर ये कोई खास इनकम जनरेट नहीं करता, तो हमने बोला इसे नॉन इनकम यील्डिंग एसेट्स
फॉर बैकिंग द नोट इश्यू बट टू बी गोल्ड बुलियन एंड कॉइन्स। यानी कि अगर हम नोट इश्यू के बैक के तौर पर अगर कुछ रखना चाहेंगे तो हम क्या रखेंगे, गोल्ड बुलियंस। बुलियंस का मतलब होता है, हम कह सकते हैं सॉलिड गोल्ड, छड़े कह सकते हैं, जैसे बड़े पीसेस कह सकते हैं गोल्ड के। कॉइन्स स्मॉलर पीस हो सकते हैं जो कॉइन शेप में होंगे, सिक्कों की शेप में होंगे। अब सिक्के 1 रुपए 2 रुपए वाले नहीं होंगे, वो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स होते हैं। हमने यहां पर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे सेंट्रल बैंक रहेंगे उसके जो फीचर्स क्या होंगे, जिसमें लीडिंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं। पहला लीडिंग फंक्शन था इश्यू ऑफ नोट, दूसरा लीडिंग फंक्शन है बेटा बैंक टू बैंकर्स। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने बैंकिंग रिलेटेड मुद्दों पर बात करनी है और ये सारे पॉइंट एग्जामिनेशन में आपके लिए आ सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपसे साफ बोला है कि आप कुछ इससे कनेक्टेड मैटर्स को आप इधर उधर से स्टडी कर सकते हैं। आप जो मटेरियल प्रेस्क्राइब किया उसके अलावा भी थोड़ा सा एडिशनल स्टडी कर सकते हैं। तो जब जब हमसे वो बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछेंगे तो बैंकिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे वो पूछ सकते हैं। तो पहला हमने बात किया कि नोट इश्यू करना हमारा एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक मेजर फंक्शन हो सकता है। दूसरा हमारा लीडिंग फंक्शन होगा बैंक टू बैंकर्स। जैसे हमारा बैंक हमारे साथ बैंकिंग करता है, हमको बहुत सारी सर्विसेज देता है, वैसे बैंकों को सर्विस कौन देता होगा? तो बैंकों को सर्विस कौन देगा बच्चों? बैंक हमारा देगा, सेंट्रल बैंक देगा। और सेंट्रल बैंक बेसिकली हम अपनी कंट्री की बात करें आरबीआई, बाकी सारे डिफरेंट कंट्री के भी डिफरेंट सेंट्रल बैंक हैं। तो जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो बैंकर्स का भी काम करते हैं, लेकिन किसके लिए? बैंक के लिए। तो बैंक टू बैंकर्स। The second main function of the central bank is that being a bank to banks, the central bank act as a bankers bank in 3 capacities। जब हम सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो एक बैंकर्स का काम करता है, लेकिन 3 कैपेसिटी में करता है। एज अ कस्टोडियन ऑफ द कैश प्रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इनका कहना है जो कॉमर्शियल बैंक का जो कैश होता है ना, कॉमर्शियल बैंक का जो फंड होता है, उसके एक कस्टोडियन के तौर पर ये काम करता है। मतलब हमने बात किया ये कस्टोडियन के तौर पर काम करेगा। किसके कस्टोडियन को काम करेगा? कि जो बाकी सारे कॉमर्शियल बैंक हैं जो हमसे डील करते हैं, जो पब्लिक से डील करते हैं, उनका अगर पैसा है तो उसको वो सेफ गार्ड के तौर पर हमारा सेंट्रल बैंक रख सकता है। दूसरा, इसे लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। एग्जामिनेशन के लिए आपके क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल बैंक इज नोन एज लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, फर्स्ट रिजॉर्ट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आप क्या टिक करोगे? लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि सेंट्रल बैंक के बाद उम्मीद खत्म है। यानी कि अगर किसी को पैसा उधार लेना है, हम बैंक से लेंगे तो बैंक किसके पास जाएगा? लास्ट टू लास्ट किसके पास? किसी दूसरे बैंक के पास जा सकता है, दूसरे कॉमर्शियल बैंक के पास, और फिर वो फाइनली तो जाएगा तो किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। दूसरा, ये क्लियरिंग एजेंट का भी काम करता है। सर ये क्लियरिंग एजेंट क्या होते हैं? बेटा जरा ध्यान से समझो। आपने एसबीआई का चेक किसी को दिया जिसका अकाउंट है पीएनबी में। किसको दिया? आपने एसबीआई का चेक दिया, किसमें अकाउंट है? पीएनबी में। जिसको दिया उसका अकाउंट है पीएनबी में। अब वो अपने चेक को पीएनबी में डालेगा, लेकिन पैसे कटेंगे एसबीआई से। यस या नो? तो ये यहां पर जो आपस में रिलेशनशिप बना रहा है वो कौन बना रहा है? कहीं ना कहीं क्लियरिंग हाउसेस बना रहे हैं। तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो क्लियरिंग हाउसेस के तौर पर, क्लियरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, बाकी सारे बैंकर्स के बीच में एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बनाने का काम करता है। As the supreme bank of the country, the bankers bank the central bank act as a lender of the last resort। वही सारा पॉइंट यहां पर दोबारा से रिपीट किया गया है। इसे lenders of last resort के तौर पर बात किया जाता है। आगे हम बात करेंगे लीडिंग फीचर में। हमारा अगला फीचर्स होता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। जब हम सेंट्रल बैंक की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक आम पब्लिक को तो पैसा देता ही देता है, उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक की हम बात करेंगे तो हमने क्या बात किया बेटा? आम मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को हम जब बात करते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक जो हमारा कॉमर्शियल बैंक को पैसा तो देता ही देता है। मैंने क्या बोला? हमारा सेंट्रल बैंक, अगर मैंने कुछ यहां वर्ड बोला, यहां पर मैंने आपसे बात करी थी आम पब्लिक, यहां आम पब्लिक का मतलब है आम पर्सन का मतलब है, यहां पर नॉर्मल पर्सन का मतलब है कि सेंट्रल बैंक हमारे सिर्फ बैंकर से ही डीलिंग करेगा। रेयर सर्कमस्टांसेस में वो पब्लिक से डीलिंग करता है। मैं बात करूंगा आगे जाकर के। मोस्ट ऑफ द टाइम पर मैक्सिमम डीलिंग जो हमारी सेंट्रल बैंक की जो होती है वो किसके साथ में होती है? कहीं ना कहीं किसके साथ में होंगी बच्चों?
बैंकर्स के साथ में होंगी, कॉमर्शियल बैंक। लेकिन इसके साथ साथ सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ भी डीलिंग कर रहा होता है, गवर्नमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं बहुत सारी गवर्नमेंट को सर्विसेज भी दे रहा होता है। तो ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के तौर पर भी काम करता है। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता। रेयर सर्कमस्टांसेस में जो मैं बताऊंगा जहां पर डीलिंग होती है, बाकी डायरेक्ट डीलिंग सेंट्रल बैंक के साथ नहीं होती। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पर काम करता है। दिस फंक्शन नॉर्मली इन्वॉल्व द थ्री थिंग्स, और इसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं नॉर्मली? प्रोवाइडिंग ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विस टू द गवर्नमेंट, दूसरा बीइंग ए पब्लिक डेप्ट एजेंट एंड अंडर राइटर्स टू द गवर्नमेंट, और बीइंग एन एडवाइजर। ये गवर्नमेंट को बैंकिंग सर्विस देता है, दूसरा गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर काम करता है, अंडर राइटर के तौर पर काम करता है। जब गवर्नमेंट पब्लिक को सिक्योरिटी इशू करके पैसा कलेक्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, पब्लिक उन बॉन्ड को खरीदती है, गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला जाता है, गवर्नमेंट उस पर एक फिक्स रिटर्न दे रही होती है। तो ऐसे बॉन्ड को इशू करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करेगा। तो सेंट्रल बैंक यहां पर एक अंडर राइटर का रोल प्ले कर रहा है। अंडर राइटर का मतलब जो किसी दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है, दूसरे के बिहाफ पर सिक्योरिटी इशू कराने में हेल्प कर रहा है। दूसरा, सेंट्रल बैंक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट होल्ड करता है, उनको आने वाले जो पैसे होते हैं उन्हें मेंटेन करता है, उनको बैंक जब भी फंड की जरूरत पड़ती है तो उन्हें फंड प्रोवाइड कराता है और उस फंड को वापस भी करते हैं। तो एक तरीके से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, दूसरा एक अंडरराइटर के तौर पर काम करता है, और तीसरा डिफरेंट सेगमेंट में गवर्नमेंट को एडवाइज भी करता है। आपने न्यूज में कई बार सुना होगा, सेंट्रल बैंक के गवर्नर के साथ हमारे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक हुई, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो उस पर्टिकुलर सिटिंग के दौरान, उस मीटिंग के दौरान बहुत सारी एडवाइजेस भी अपने डिफरेंट ऑफिसर से ले रहे होते हैं। तो सेंट्रल बैंक टाइम पर डिफरेंट टाइप की एडवाइजरी भी इश्यू करता है गवर्नमेंट के लिए। आगे हम बात करेंगे कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होता है उतनी ही अच्छी कंट्री ट्रीट किया जाता है। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है या फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व खत्म हो रहे हैं, तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है जो आज के टाइम पर आपको पाकिस्तान की सुनने को मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेक्स जो भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, वो खत्म होते जा रहे हैं, और दैट मीन्स वो ना के बराबर है। तो ऐसे केस में से बोला जाता है कि कल को पाकिस्तान को फॉरेन कंट्री से सामान परचेज करा तो पेमेंट किसमें करेंगे, क्योंकि फॉरेन जो ट्रांजेक्शन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पर वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं। दैट मीन्स हम कहते हैं मेजर जो हमारा रिसोर्स होता है फॉरेन एक्सचेंज का वो डॉलर होता है। अगर हमारा कंट्री टू कंट्री ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस दौरान उस पर्टिकुलर कंट्री का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि वहां का जो सप्लायर है वो अपनी कंट्री में कहीं ना कहीं अमाउंट एक्सेप्ट करेगा। जैसे हम इंडिया से कुछ गुड सेल कर रहे हैं तो हम चाहेंगे हमें रुपए मिले, हम डॉलर का क्या करेंगे, हमारे डॉलर थोड़ी ना चलेंगे। हम डॉलर लेके गोलगप्पे खाने के, गोलगप्पे वाला क्या बोलेगा, ये नकली नोट है, मैं नहीं दूंगा इसके गोलगप्पे, क्या फायदा हुआ उस डॉलर का। तो अगर बीइंग अ सप्लायर, अगर मैं यहां से बैठ के किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूं और वो बच्चा दुबई में पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या हमारा आईसीएसआई का जो कोर्स है वो इतना हल्का है? अरे इसे करने के लिए बड़े बड़े दूर से धुरंधर पर्सन यहां पर कर रहे होते हैं, तो वो हमसे क्लास ले सकता है। और अगर वो हमको डॉलर में पेमेंट करता है तो हम डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे डॉलर के पेमेंट का हम क्या करेंगे, हमको तो आप रुपए में पेमेंट करो, आप रुपया अरेंज करो। अगर उनके पास रुपए नहीं होंगे तो क्लास परचेज कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो कस्टोडियन का काम करता है कि अगर हमारे यहां के किसी पर्सन को बाहर वाली कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के लिए उसे बाहर की फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी कहां से लाएगा? वो कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा। कॉमर्शियल बैंक कहेंगे हमारे पास नहीं है, हम अपने आका के पास चलते हैं। और उनका आका कौन है, उनका सरदार कौन है? उनका सरदार है सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे, उससे कहीं ना कहीं वो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड करेंगे, तब जाकर के पब्लिक एट लार्ज को फॉरेन एक्सचेंज मिल पाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है इंडिया में, उस फॉरेन एक्सचेंज को हमारा सेंट्रल बैंक ही कहीं ना कहीं एक कस्टोडियन के तौर पर संभाल के रखता है। कस्टोडियन का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हैं चौकीदार। ये चौकीदार होगा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को संभाल के रखेगा। कोई भी इंडिया में फॉरेन करेंसी लेके नहीं घूमेगा। जो भी फॉरेन करेंसी बाहर से आएगी वो गवर्नमेंट के पास जमा होगी, उसके बदले में उसे इंडियन करेंसी मिल जाएगा।
तो कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्री से जो हमारा फॉरेन करेंसी ऑब्टेन किया जाता है उस पर्टिकुलर करेंसी को ये संभाल के रखता है। दिस हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट कैन स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, और जिस कंट्री में जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी होता है उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू उतना ज्यादा स्टेबलाइज होती है, उतना ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है। हमारे यहां हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, हमारे यहां फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगा तो हमारे रुपए की वैल्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, हमारे रुपए की रेपुटेशन बढ़ेगी। बात समझ पा रहे हो ना? अगर हमारे यहां पर फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कम होंगे तो रुपए की वैल्यू कम होगी। जैसे डॉलर के कंपैरिजन में अगर हम रुपए की बात करें तो $1 इज इक्वल टू हमारे यहां पर जो चलता है 70-80 रुपीज के आसपास चलता है, तो वहीं जब हम पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे तो वहां 100 से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस कई बार कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी मॉनेटरी वैल्यू को अफेक्ट करते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर या अदर करेंसी की कितनी ज्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है। हमने यहां बात किया बेटा कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगला मुद्दे पे चलते हैं, तो मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक कंट्री के साथ जो एक्सचेंज रेट फिक्स होते हैं कि कितने डॉलर इज इक्वल टू कितने रुपए, इन सब का मैनेजमेंट करना या इनका फिक्सेशन करवाने का काम भी किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अ रिलेटेड फंक्शन विच इज असाइंड टू द सेंट्रल बैंक इज द मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को न केवल ये रेगुलेट करता है, न केवल मैनेज करता है, न केवल फिक्स करने में मदद करता है, बल्कि इसके स्टेबलाइजेशन पर भी प्रयास कर रहा होता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब है कि वो एक्सचेंज रेट ज्यादा एडवर्स ना जाए, ज्यादा हमारे मनी की वैल्यू इन्फ्लेट ना हो। दिस टास्क इज फैसिलिटेटेड व्हेन द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि इस टास्क को मोरलेस सेंट्रल बैंक हमारा कर रहा होता है, और साथ ही साथ में वो एक कस्टोडियन के तौर पर, एक ऑफिशियल कस्टोडियन के तौर पर भी काम कर रहा होता है। अगला मुद्दा है बच्चों, क्रेडिट कंट्रोल करने का भी काम करता है। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि कितना कंट्री में क्रेडिट मेंटेन करना है, कितना कंट्री में क्रेडिट मेंटेन नहीं करना। मतलब बैंकों को डायरेक्शन देगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफरेंट तौर तरीकों से कि आप दूसरों को ज्यादा उधार बांट रहे हो, या फिर कई बार वो पैसे को उधार बांटने से रोक देता है। हम जानते हैं बेटा, हमने एक 11th-12th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है इन्फ्लेशन, जहां पर प्राइस इन जनरल अप हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, और एक होता है डिफ्लेशन जहां प्राइस इन जनरल कम होते हैं। जब पॉकेट में पैसा ज्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जब पॉकेट में पैसा कम होगा तो डिफ्लेशन होगा। तो इस दौरान जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बात की कोरोना की वजह से महामंदी की तरफ देश जा रहा है, तो डिफ्लेशन में जा रहा है क्योंकि पॉकेट में पैसे ही नहीं, बिजनेस ही नहीं चल रहे, काम ही नहीं बढ़ रहे। तो जब पैसे कम होंगे तो चीजों के प्राइस सस्ते होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूं, तो आरबीआई इस दौरान क्या कर रहा है, वो इस दौरान इन्फ्लेशन को बढ़ाना चाह रहा है, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना चाह रहा है कि आप पैसे लो, आप काम करो, आप अपने जो ऑपरेशन है उन्हें चालू रखो, हम आपको फंड दे रहे हैं, आप टेंशन मत लो। तो जब लोगों के पास बाय वे ऑफ लोन पैसा ज्यादा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिजनेस एक्टिविटी चालू होंगी। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता और बहुत कम इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं होता। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है तो ज्यादा कर्ज देता है, जब इन्फ्लेशन कम करना होता है तो कर्ज को देना या कर्ज देने की जो नॉर्म्स हैं उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे कि पब्लिक को पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। पब्लिक के पास जब पैसा कम पहुंचता है तो मार्केट में इन्फ्लेशन डाउन होता है। तो क्रेडिट कंट्रोल का भी काम करता है। हमने बात की दीज डेज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट for bringing about the stability in general price level and achieving the various other socio-economic objective। यानी कहीं ना कहीं जनरल प्राइस लेवल को कंसीडर करते हुए, देखते हुए वो आपके क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करेगा, और साथ ही साथ जब वो क्रेडिट कंट्रोल करता है तो बाकी सारे हमारे जो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारी इकोनॉमी से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी ध्यान में रखता है। सेंट्रल बैंक हैज एक्वायर्ड द राइट एंड पावर ऑफ द कंट्रोलिंग द एंटायर बैंकिंग। दैट मीन सेंट्रल बैंक के पास कहीं ना कहीं राइट है और पावर है, क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम। और जब वो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है तो उसके लिए डिफरेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड लेता है। क्वांटिटेटिव मेथड जहां पर कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जिससे क्या होता है कि
मॉनेटरी टर्म्स में बैंक अफेक्ट होते हैं और जिससे क्रेडिट कंट्रोल होता है, कई बार क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल होता है। जैसे बैंक रेट बढ़ा देना, बैंक रेट मतलब जिस रेट से बैंक आरबीआई डिफरेंट बैंक को कर्ज दे रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि मार्केट में सिक्योरिटी इशू करके आरबीआई ने क्या किया, पैसा मार्केट से वापस ले लिया। दैट मीन आरबीआई ने कुछ इंपोर्टेंट, कुछ बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली सिक्योरिटीज इशू कर दी पब्लिक एट लार्ज को, उसमें बड़े सारे इंसेंटिव दे दिए। अब पब्लिक ने वो सिक्योरिटी परचेज करी तो पब्लिक का पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, मैंने आपसे क्या बोला था, आरबीआई पब्लिक से डायरेक्ट डील नहीं करता, लेकिन कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो ऐसा कर सकता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के केस में वो पब्लिक एट लार्ज को सिक्योरिटी इश्यू करता है, पब्लिक उन्हें खरीदती है, बदले में पब्लिक का पैसा डायरेक्ट आरबीआई के पास चला जाता है, तो क्रेडिट कुछ हद तक कंट्रोल होता है। चेंजेस इन द रिजर्व रेशो, सेलेक्टिव कंट्रोल्स एटसेट्रा। रिजर्व रेशो, जैसे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रिजर्व रेशो चलते हैं, जैसे कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो। ये रेशो क्या होते हैं कि जब कोई बैंक के पास जब पैसा आता है तो बैंक उस सारे पैसे को उधार दे सकता है, तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा एक तरीका यह होता है कि पब्लिक से जितना पैसा लिया उसको पब्लिक को आप 100% वापस मत करो, उसका एक सर्टेन परसेंटेज आप क्या करो, रिजर्व में डालो, रिजर्व रखो अपने पास, हमेशा सारा का सारा लोन के तौर पर मत बांटो। तो अगर उस रिजर्व का परसेंटेज बढ़ा दिया तो कंट्रोल हमारे ज्यादा हो जाएंगे, इन्फ्लेशन हमारा डाउन हो जाएगा। और जब वही सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो कम कर दिया तो पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, जब पब्लिक के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा तो कंट्रोल वहां पर हमारे हल्के हो जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि मेरे पास 10 नोट हैं जो मुझे डिपॉजिटर से मिले। आरबीआई ने बोला कि इसमें से 50% नोट, वैसे उतना होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 50% नोट साइड करो, तो मैं 5 नोट अलग कर दूंगा, 5 ही नोट तो कर्ज के तौर पर बांट पाऊंगा। लेकिन आरबीआई ने बोला सिर्फ इसमें से क्या करो, 20% नोट अलग करो, तो 10 में से 2 नोट ही रिजर्व में रखने, बाकी 8 नोट कर्ज के तौर पर बांट देने। तो सिंपली तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो डिफरेंट रेशो होते हैं, सीआरआर या एसएलआर, उन सारे रेशो से भी कई बार बैंक हमारे क्रेडिट्स को कंट्रोल करता है। ये तो हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, जैसे बैंक रेट हुआ और साथ ही साथ में हमारा चेंज इन रिजर्व रेशो हुआ। कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी होते हैं जो डायरेक्शंस देता है। आरबीआई इन जनरल डायरेक्शंस देता है बैंक को कि आपको इस पर्टिकुलर मंथ के दौरान कम से कम उधार देना है, यानी होम लोन्स कम देने, बिजनेस लोन कम देने, इन्फ्लेशन को डाउन करना है। और अब ऐसे दौरान जब बिजनेसेस को दिक्कत आ रही तो उस दौरान आरबीआई क्या कर सकता है, क्या गाइडेंस देगा कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प करिए, उन्हें पैसा दीजिए, रिलैक्स टर्म्स पर, उनको बहुत ज्यादा उनके सामने डिफिकल्ट टर्म्स मत रखिए, उनको इजीली पैसा प्रोवाइड करिए। तो ऐसे दौरान में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बात क्लियर? तो क्रेडिट को कंट्रोल करने का भी एक मेजर वर्क होता है जो कि हमारे सेंट्रल बैंक का होता है। मैं बार बार सेंट्रल बैंक की जगह पर आरबीआई नाम ले रहा हूं क्योंकि हमारे कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। अदर फंक्शंस की बात करूं, डाटा कलेक्ट करने का काम करता है, जो एक मेजर फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, सेंट्रल बैंकिंग इन डेवलपिंग कंट्री, और कुछ डेवलपिंग कंट्री को भी सेंट्रल बैंकिंग के फील्ड में मदद करता है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा सेंट्रल बैंक फॉर डिफरेंट कंट्रीज। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहां पर स्टार्ट करेंगे।